खंडेलवाल और आप आज मुझे सुन रहे हैं IISU पॉडकास्ट पे। आजकल मौसम चल रहा है बहुत सारे एग्जाम्स होने का और उनके रिजल्ट आने का। हम जब आज शूट कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही 10th और 12th का एग्जाम का रिजल्ट आया है CBSE का, और पूरा माहौल जो है वो खलबली से भर गया है। और इसी खलबली का जो आगे नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है CUET एग्जाम का एंट्रेंस टेस्ट। कुछ 2-3 साल पहले ही ये जो एग्जाम है ये इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। इसी वजह से वी ट्राइड दैट ऑल आवर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वी हैव गैदर्ड टुगेदर एंड हमने बहुत सारा रिसर्च करा है CUET के बारे में, जैसे कि हम CUET एग्जाम को आप सभी के लिए अनफोल्ड कर सकें और आपको इसके बारे में छोटी छोटी बातें बता सकें, सब कुछ बता सकें, आपके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर सकें, जैसे कि आप स्ट्रेस फ्री तरीके से इस एग्जाम में अपीयर हो सकें और इसे क्रैक कर सकें। इसीलिए हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है। उस वीडियो सीरीज का जो पहला एपिसोड है वो हम लोग ऑलरेडी इट इज एयरिंग ऑन यूट्यूब, आप उसे देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट सीरीज में। और उसमें हमने डिस्कस करा था कि कोई भी एग्जाम जब आने वाला होता है और 10 दिन 5 दिन बचे होते हैं, तो उससे पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू एंड मोर स्पेसिफिकली द थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड डूइंग बिफोर एन एग्जाम। उसको आप जरूर देखिएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना हेल्प यू इन टेकिंग ऑल द एग्जाम्स इन अ वेरी स्ट्रेस फ्री मैनर। आज की बात करते हैं। आज हम हमारे एपिसोड में कवर करने वाले हैं CUET के सारे बेसिक्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। और मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज ये जो एग्जाम है ये क्योंकि 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ है एंड एट द टाइम जब पेरेंट्स पढ़ाई कर रहे थे ये एग्जाम तब नहीं होता था। तो इवन पेरेंट्स हु आर टू इन्वॉल्व्ड इन देयर किड्स लाइफ दीज डेज, इवन दे डू नॉट नो व्हाट CUET एग्जाम इज। तो आज मेरे साथ में जो एक्सपर्ट हैं, शी इज डॉक्टर प्रियंका जैन। शी इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड शी हैज, आपका सारा काम उन्होंने करा है। शी हैज रियली स्टडीड हार्ड और उन्होंने पूरा रिसर्च करा है CUET एग्जाम के बारे में। उन्होंने इतने सालों से पैटर्न भी देख रही हैं वो। तो आई थिंक शी इज द बेस्ट एक्सपर्ट टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट CUET एग्जाम। सो वेलकम प्रियंका। Thank you so much, ma'am, for your warm welcome and this introduction. थैंक यू। ओके प्रियंका, तो हम फटाफट शुरू करते हैं। Right, और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को आप सबसे पहले ये बताएं कि ये CUET एग्जाम है क्या और ये CUET एग्जाम शुरू क्यों करा गया था? CUET exam is just a common university entrance exam. This is Okay. for the admission for the undergraduate programs or the postgraduate program across the India. मतलब Okay. initially when आप किसी को यूनिवर्सिटी में एडमिशंस कराना चाहते थे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब क्या है कि एक सेंट्रलाइज एग्जाम कंडक्ट करा रही है। इसको इंट्रोड्यूस करा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और इसका कंडक्शंस कर रहे हैं थ्रू द NTA। एंड नाउ इट्स सेंट्रलाइज्ड कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी, मतलब मेजरली जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सब इसका पार्ट अब होते जाने हैं। और आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है आप उसके लिए इसके थ्रू एडमिशंस ले सकते हैं। अच्छा, मेरे तो ख्याल नाउ यू से हैव ओनली अ वन एग्जाम एंड एडमिशन फॉर मतलब फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज के लिए मेरे ओपन ख्याल हो से जाता है। और ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो थी उनके अंदर तो इतना ज्यादा शायद मारामारी नहीं थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस जो कि महाराष्ट्र के अंदर आते थे वहां पर तो ये बहुत ज्यादा एक उनमें भी प्रॉब्लम और होता जितनी था। भी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वो भी अपना इंडिविजुअली कंडक्ट कराते थे, तो बच्चों के लिए बहुत हैसल हो जाता था, बहुत स्ट्रेस होता था कि यहाँ 12th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम से फ्री हुए और उसके बाद दे हैव टू प्रिपेयर फॉर सो मेनी एग्जाम्स, आपको वापस देने हैं आज इसका आज, और सबके पैटर्न्स में भी थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन और होता मेरे था। ख्याल से कई बार उनकी डेट भी क्लैश कर जाती थी, राइट, तो बच्चे एग्जाम जो बच्चों के होते लिए थे वो वो बहुत नहीं ले पाते दिक्कत हो थे जाती थी। राइट, और काफी टेंशन में आ जाते थे। यस तो और हाँ। एकदम जस्ट आपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए और उसके बाद वापस आपको इतने सारे एग्जाम्स देने हैं, तो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था। और फिर पैटर्न, क्योंकि आपका क्या है, कहीं MCQs हो रहे हैं, कहीं सब्जेक्टिव्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट, और थोड़ा थोड़ा कोर्स में भी, जैसे अब बात करें तो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस थोड़ा अलग हो जाता है, ICSE बोर्ड्स अलग हो जाता है, CBSE अलग, तो
करिकुलम में भी आपके थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो उस वजह से हर एक यूनिवर्सिटी, अब जो यूनिवर्सिटी जिस स्टेट बोर्ड के साथ कनेक्ट, तो वहाँ वैसा सिलेबस रहता है, तो अच्छा, थोड़ा सा ओके। डिफिकल्ट हो जाता था, हल्का हल्का वेरिएशन आपको मिल ही जाता था कि करिकुलम, तो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर। अब ये इन्होंने टोटली 12th एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। ओके। सो जब हम बात करते हैं कि पहले जो बच्चों को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आती थी कि आईसीएसई वाले कहते थे हमारे यहाँ पर तो 80% मार्क्स आ गए, मतलब वो बहुत बहुत है, ज़्यादा आ गए, और राइट। सीबीएसई वालों से शायद नहीं रुकते ही नहीं थे। वहाँ पर तो 99% भी मेरे ख्याल से 10-5% यस, बच्चों के 99% भी आ जाता था। बिल्कुल सो मैम। आई थिंक ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो गैप था, ये काफ़ी हद तक फुलफिल होएगा। यस, मेन हाँ। पर्पस इसका एग्जाम का कंडक्शन का था ये कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ जाए, हुँ, जो एक थोड़ा बोर्ड टू बोर्ड वेरिएशन होता था वो थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज हर एक बोर्ड के करिकुलम में और एग्जामिनेशन पैटर्न, इवैल्यूएशन पैटर्न में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें ना रहें, रीजनल बैरियर्स थोड़े कम हो जाए, उस हुँ। वजह से एग्जाम स्टार्ट है कि हर एक बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो गई और मल्टीपल एग्जाम का स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब मेरे ख्याल से तीसरा साल था इस बार जब सीयूईटी अब होने वाला है, यस मैम। तो स्टूडेंट्स के लिए इट वुड बी रियली एक थोड़ा-सा एक लिटिल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में दे वुड बी एबल टू टेक द सीयूईटी एग्ज़ाम नाउ ऑनवर्ड्स। यस अच्छा, मैम। ठीक है प्रियंका, मुझे आप ये बताएँ कि ये जो सीयूईटी एग्ज़ाम है, क्या ये किसी एक स्ट्रीम के लिए है कि भई जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी है उनके लिए है, या कॉमर्स पढ़ी है उनके लिए है? और साइंस वालों के तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टरेट के लिए अलग होता है, इंजीनियरिंग नहीं के लिए नहीं अलग मैम, होता है, तो हाँ, ऐसा नहीं है, सीयूटी एग्जाम इज फॉर ऑल, ओके। मतलब फॉर बीएससी, एमएस, बीकॉम, बीए, सबके लिए। एक्चुअली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही लाइन है, उसके अलावा भी सो मेनी ऑप्शंस और हुँ, होते हैं। तो फॉर अदर कोर्सेज, आप चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, और इवन कमर्शियल आर्ट्स हो गए, लिबरल आर्ट्स हो गए, कुछ लैंग्वेजेस के कोर्स हो गए, जिस भी तरीके की ऑफरिंग में हम ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक कॉमन एग्जाम है। ओके, सो दैट आई थिंक मेक्स लाइफ वेरी ईज़ी फॉर द स्टूडेंट्स आउट Yes, देयर students' कि perspectives, it's हाँ, really reduce stress. अब अलग-अलग जगह के ना फॉर्म भरने हैं, ना उनकी डेट्स याद करनी है, ना एग्ज़ाम डेट्स याद करनी है। सो आई थिंक योर लाइफ हैज़ Yes. बिकम अ लिटिल R- ईज़ियर। बाकी तो आप ही हमें बता सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा yeah. कि आर यू फीलिंग अ लिटिल लेस स्ट्रेस्ड, या आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है? वी विल पास ऑन द इन्फॉर्मेशन, विल ट्राई टू पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एज़ वेल। ओके, सो प्रियंका, इससे मेरा नेक्स्ट सवाल शुरू होता है कि अब जैसा आपने हमें बताया कि भई आर्ट्स का बच्चा भी एग्जाम को इसको ऑप्ट करता है, कॉमर्स का भी करता है, एज वेल एज द साइंस, अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर स्पेसिफिकली दे वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स, अदर स्टूडेंट्स डू अपीयर फॉर सीयूईटी। Yes. तो इनका एग्जाम कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या है? Actually, this UET exam is divided into three sections. अच्छा। One is a language test, हम्म। second is domain specific, and third is general aptitude test. ओके, ठीक है। And but the twist of this exam is this कि the question, मतलब the subject or sections you choose, जो आप choose कर रहे हैं, वो आपका एक fixed pattern नहीं है. It अच्छा। is completely customizable. आप ओके। जिस कोर्स और जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपको हम्म। उसके अकॉर्डिंग ऑप्ट करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे को सेम पेपर देना है। ठीक मतलब है। देयर इज सम गाइडलाइंस फॉर दैट कि आप हम्म। जिस यूनिवर्सिटी के लिए और जिस कोर्स के लिए एग्जाम में अपेयर हो। जैसे यदि कोई स्टूडेंट बीएससी केमिस्ट्री के लिए अपेयर हो रहा है फ्रॉम डीयू यूनिवर्सिटी, हम्म। तो वहाँ उसे जरूरी नहीं है कि वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दे। अच्छा, ओके। वो लैंग्वेज और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ही, डोमेन स्पेसिफिक अपने जो 3 सब्जेक्ट्स उसको ऑप्ट करने, वो करके एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ओके, कोर्स ठीक है। कोर्स के लिए। तो हर एक पर्टिकुलर कोर्स की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है, ओके। और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप सीयूटी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो फर्स्ट आपको टारगेट करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में और किस तरीके के कोर्सेज के लिए अपेयर होना चाहते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू दैट चूज करिए। मतलब बहुत स्मार्ट की आप सपोज अब आप बीएससी केमिस्ट्री की तरफ हैं और आप जनरल एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं फोकस कि कर रहे हैं, मार्क्स मेरे आपको उसमें मोक्स ज्यादा आ जाए हैं। और मैं उस पे बहुत हाँ। जबकि वो उसका वेटेज ही नहीं ले रहे हैं। ओह, तो ओके। दैट्स व्हाई आपको जिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप बात करें, आप अकॉर्डिंग टू दैट ही प्रिपरेशन करें। ठीक है।
सो दैट टेल्स अस कि द CUET पेपर्स में 3 मेजर पार्ट्स हैं. एक तो है हमारा लैंग्वेज का. लैंग्वेज के अंदर क्या अलग-अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं या इंग्लिश हिंदी है? लैंग्वेज नहीं मैम, देयर 30 अप्रॉक्स 13 लैंग्वेजेस दे ऑफर. और इवन यहाँ एग्जाम्स में भी आपका ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी या इंग्लिश, दे ऑफरिंग इन अ 13 लैंग्वेज. ओह माय तो गॉड. ओके. जैसे केरला के स्टूडेंट्स हैं या हाँ. तमिलनाडु के हैं, वो तमिल में पेपर देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं. पेपर सेम है लेकिन लैंग्वेज लैंग्वेज तो डिफरेंट है. दे आर ऑफरिंग 13 लैंग्वेज. दैट इज वेरी वेरी नाइस. एंड आई थिंक रीजनल जो बच्चे अलग अलग जिनकी मातृभाषा अलग है, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी जैसे महाराष्ट्र में मराठा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इंग्लिश को कम, या तमिलनाडु कन्नड़ वगैरह भी, जैसे वहाँ कर्नाटका में कन्नड़ का है, तो वो लोग अपनी लोकल लैंग्वेजेस में दे सकते हैं. इन्होंने 13 लैंग्वेज का एक कुछ पूल है जिसमें से आप दैट इज वेरी वेरी नाइस. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो लैंग्वेज पार्ट है, जिसमें भी आपको 13 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप ले सकते हैं. द सेकंड पार्ट इज डोमेन स्पेसिफिक. डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़िए, अगर आपको बिजनेस स्टडीज है तो वो अकाउंटेंसी या फाइन आर्ट्स में अगर आपकी कोई और चीज है तो वो स्पेशलाइजेशन को ही आप चूज करें. और थर्ड पार्ट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. अगर आप थोड़े डामाडोल हैं, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरफ जाना है, तो आप और वैसे मैम जैसे कुछ कोर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है, उनमें तो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अच्छा विट इज जनरल एप्टीट्यूड. वहाँ आपको वो ऑप्ट करना ही करना है. तो आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है कि आप किस किस डोमेन की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपके कोर्स आप क्या टारगेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज करिए. ठीक है. सो फॉर स्टूडेंट्स इट इज अ मस्ट फॉर यू कि आप जब भी CUET का एग्जाम भरने के लिए जा रहे हैं, यू मस्ट हैव 2 or 3 universities in your mind, and you must also identify the courses that you want to opt for. तो जब आपका एक कोर्स डिसाइड हो गया, एक यूनिवर्सिटी टारगेट हो गई, उसके बाद में आप रिवर्स में उसका पढ़ाई करना शुरू करें. वहां जाने कि किसमें किस सब्जेक्ट की, किस चीज की, कौन से पार्ट की कितने वेटेज है, उसके हिसाब से ही प्रेपरेशन जो है वो आप करनी शुरू करें. Yes, बिकॉज जैसे कुछ कोर्सेज में ऐसा है, कुछ यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज टेस्ट में ऐसा रखती है कि 30% मार्क्स आने चाहिए तभी एलिजिबल है. हाँ. कुछ नहीं करते हैं, तो ये गाइडलाइंस अभी बहुत वेरी कर रही है. मतलब यहाँ बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनाए हैं. तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी जिन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करें उनकी गाइडलाइंस पढ़ें. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट कि ये भी थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है जितना ये लोग कर पा रहे हैं. और वो मीनवाइल जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे ही जाके स्मूथनेस आती है, टीचिंग प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक भी हो जाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट कि कितने पार्ट्स हैं और कैसे हमें अप्लाई करना है CUET एग्जाम के लिए. अब प्रियंका आप हमें बताएं कि इसके पेपर का पैटर्न क्या रहता है, और क्या नेगेटिव मार्किंग है, या हाउ टू एक्चुअली व्हाइल टेकिंग द एग्जाम व्हाट द स्टूडेंट्स शुड टेक केयर. इट्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सिंगल चॉइस क्वेश्चंस. ओके. एंड देयर इज नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. एंड यू गॉट 5 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर. एंड सिंगल चॉइस से आपका मतलब है कि आइदर और नहीं है कि ये वाला करो या ये वाला करो. हाँ, मल्टीपल नहीं, आपको 2 आंसर्स ऑप्ट नहीं करने. OMR शीट्स फिल करनी होती है तो एक ही आंसर मार्क करना होता है. ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन के 2 आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, वो सिंगल चॉइस ही होते हैं. तो इफ यू अटेम्प्ट अ करेक्ट आंसर तो यू गॉट 5 मार्क्स. अच्छा. और यदि आपका गलत क्वेश्चन हो गया तो यू -1 हो जाता है, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए 0. ठीक है. और इस वक्त ये है कि समटाइम्स क्या होता है, जब चीजें पेपर में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, देन इट्स ओके कि +5 -1 एंड 0. बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जब अपन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इसका ये आंसर भी सही है और इसका ये आंसर भी सही, और रह जाता है. पेपर सेटर से भी कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं कि 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही होते हैं. मेरे ख्याल से पास्ट में बड़े-बड़े एग्जाम्स में सब में देखा ही गया है कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो ही जाता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप उन क्वेश्चंस को छोड़े नहीं, आपको जो आंसर भी बेस्ट लग रहा है आप उसे मार्क कर दें. क्योंकि इन क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं. आपने जो चॉइस, जैसे सपोज कि किसी क्वेश्चन के आंसर्स में A और B ऑप्शंस दोनों सही हैं, तो यदि आपने A और B में से मार्क करा है तो आपको +5 मिल जाएंगे, और यदि आपने C या D में से मार्क करा है तो -1. मतलब इन क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. तो आपको जहां भी डाउट लग रहा है, आपको जिन 2 में भी, तो आप एक को मार्क कर दीजिए, क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़िए. ठीक है, बिकॉज़ आपको 4+ मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. अनअटेम्प्ट छोड़ने पर फिर वो आपको नहीं, बोनस मार्क नहीं होते. यदि 2 आंसर्स हैं तो 2 में से जिन बच्चों ने दोनों आंसर्स मार्क किए होते हैं तो उनको मार्क्स मिल जाते हैं. अच्छा, ठीक और है. जिस केस में जब सारे ही ऑप्शंस, मतलब कोई भी करेक्ट आंसर ही नहीं है, समटाइम्स या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, उस केस में बोनस मार्क्स मिल जाते हैं. आपने अटेम्प्ट करा या नहीं करा, दोनों ही केस में यू गॉट मार्क्स. ठीक है. सो अगर आपको किसी 2 आंसर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन है
तो आप जरूर उनमें से जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप जरूर मार्क करें, उसे खाली ना छोड़ें, क्योंकि इन केस ये इस तरीके का क्वेश्चन बाद में आता है और वो किसी तरीके के उसमें जाता है कि भाई ये सवाल सही है हाँ गलत है या जो भी डिसीजन होता है, इन दैट केस अगर आपका 2 चॉइस में से एक आपने मार्क करा है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, विच इज ऑलवेज बेटर यस रादर देन अगर आपने बिल्कुल यस मार्क नहीं करा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। सो इट इज मच बेटर टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। यस मैम ठीक है। ओके, सो प्रियंका, आपने हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दी है आज के, और मेरे ख्याल से आज सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स दे माइट हैव अंडरस्टूड कि सीयूईटी क्यों है, क्या है और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर किस तरीके से सेट होता है, और यू नो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू थिंक बिफोर इवन फिलिंग द फॉर्म, यस राइट? तो आप हमें एंड में कुछ टिप्स दे दें, कुछ ट्रिक्स दे दें, या एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स टू मेक इट इवन मोर इजियर फॉर देम। Yes, sure, ma'am. Yeah. I think the first important thing is this कि जब आप CUET एग्जाम्स के लिए, तो first identify the university and course. ठीक है। According that, choose your papers. पेपर करेक्ट। Second, जो domain specific papers हैं, उनके लिए only NCERT पे फोकस रहें, और वो भी 12th. ठीक बहुत जल्दी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है प्रिपरेशन की कि हम 11th से ही बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं, है। ओके 12th के बेस पे ही आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है। 11th के ओनली कॉन्सेप्ट जो कि 12th से रिलेटेड है, दैट ओके ठीक है। एंड थर्ड इज, यदि हम लैंग्वेज के साथ जा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो आपकी प्रैक्टिस से, तो जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा है। मतलब आप, मैं ये कहूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा फ्रेंड क्या है इस एग्जाम के लिए, तो वो है मॉक टेस्ट। ओके, आप मॉक टेस्ट दें, जितने ज्यादा देंगे उतना इससे तो अच्छा मेरा रहेगा। सवाल खड़ा हो गया कि इज देयर एनी लिंक अवेलेबल या Yes, गवर्नमेंट कुछ yes. प्रोवाइड करता है मैम, जहाँ आप mock एनटीए test की है? साइट पे यदि जाएंगे तो हम्म। वहाँ पे सिलेबस और एज वेल एज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर्स अरे सब वाह, अवेलेबल हैं, ओके तो यू ठीक है। कैन एक्सप्लोर फ्रॉम देयर आई थिंक साइड। दैट दोज टिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने आज के जो एपिसोड का पूरा सार है, जिस्ट है, वो हमें दे दिया है। और इसी के साथ आई वांट टू थैंक डॉक्टर प्रियंका कि उन्होंने इतनी सारी खुद की रिसर्च करके इतने सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए सीयूईटी को अनफोल्ड करा। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू मैम। सो आई होप आज के इस एपिसोड में आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे सीयूईटी को लेकर के, वो सारे के सारे आंसर हो गए होंगे। हमारे एक्सपर्ट ने अपनी पूरी नॉलेज को इस तरह से आपके सामने पेश करा दैट बहुत आसान शब्दों में उन्होंने सीयूईटी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। ऑल्सो शी गेव अस अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसे सीयूईटी का फॉर्म भरते समय किस चीज के बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम अटेम्प्ट करते समय हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं जिनका आंसर आप चाहते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स उसका आंसर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे पाएंगे। और in the end, I think this is most important that I want to wish all of you best of luck for the upcoming CUET exam. हमारी सीरीज यहीं खत्म नहीं होएगी, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और आगे के भी कुछ ना कुछ डिस्कशंस जो हैं जो मीनिंगफुल हो वो आपके लिए लेकर के आएँ, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे CUET एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एज वेल एज जनरल एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आजकल के बच्चों को परेशान कर रही हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम टच अप ऑन करने की कोशिश करेंगे। सो जुड़े रहिएगा हमसे IISU पॉडकास्ट से, और हम लोग और जानना चाहेंगे आपसे कमेंट बॉक्स में, अगर इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड जो आप हमसे कवर कराना चाहते हैं। एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय, थैंक यू।